चलिए, तो कल हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ मास मीडिया हमने कल पढ़ा था, मास मीडिया को शुरू किया था। मास मीडिया एंड सोसाइटी मास मीडिया पढ़ा था। आप लोगों को विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस मैम। हाँ जी। तो कल हमने टाइप्स ऑफ मास मीडिया पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में हमने ये पूरा सीक्वेंस पढ़ा था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आए थे ब्लॉग्स। ठीक है, वेब ब्लॉग जिसको हम बोलते थे। शायद कोई ज्वाइन हो रहा है। हम्म। तो पहले हमने पढ़े थे वेब ब्लॉग, जो 1997 में आए थे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमारा एफबी आया था, जो 2004 में आया था। ठीक है, इसको सीक्वेंस में आप लिख लो। फ्रेंड स्टार भी आया था ना, उसके बाद फ्रेंड स्टार आया था 2002 में। क्या आया था? फ्रेंड स्टार। अच्छा, उन सब के बारे में, मतलब मैंने पूरे सब के बारे में तो नहीं लिखा है। मैंने भेजा चैट में सबको। अच्छा, अभी आपने भेजा है? ओके। अच्छा, आपने तो पूरी लिस्ट दे दी। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ ऑल सोशल मीडिया एप्लीकेशन। फर्स्ट 6 डिग्री, फ्रेंड स्टार। 6 डिग्री क्या है गौरव जी? यही ब्लॉगिंग होती है इससे। अच्छा, ओके। फिर फ्रेंड स्टार, माई स्पेस, फेसबुक 2004 में आया था। जो हमारे मेन है उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद यूट्यूब 2005 में आया, ट्विटर 2006 में आया। अच्छा, लिंक्डइन 2003 में आया था। ओके, टम्बलर फिर एक है 2007, पिन इंटरेस्ट 2010, इंस्टाग्राम 2010, स्नैपचैट 2011, वाइन 2013। अच्छा, ये डिसकंटिन्यू है। टिकटॉक 2016। ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया गौरव जी, आपने बहुत अच्छा एक पूरा सीक्वेंस हम लोग को दे दिया। ठीक है, आप लोग भी इसको नोट कर लेना, सीक्वेंस को पूरे। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था मास मीडिया के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। हमने कंप्लीट कर लिया था ना? बचा है अभी? मैम ये हमने कल कोई ब्लॉग तक किया था। ब्लॉग तक किया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है मास मीडिया के, और कुछ नेगेटिव इफेक्ट है जो पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें मास मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है? इससे सरकार और सरकार की नीतियों की जानकारी मिलती है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमें गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस, उनकी जो भी नीतियां हैं, जो भी वो लॉज लेके आते हैं, वो सब हमें कैसे पता चलते हैं? मास मीडिया से पता चलते हैं, है ना। जैसे कुछ भी बजट आता है, वो हमें कैसे पता चलता है? मास मीडिया से पता चलता है। तो इससे हमें सारी सरकार की नीतियों के बारे में पता चलता है। उसके बाद है, इससे सकारात्मक सामाजिक बदलाव, पॉजिटिव सोशल चेंजेस आते हैं। इससे पॉजिटिव सोशल चेंजेस भी आते हैं। जैसे हम किसी को कुछ अच्छा काम करते हुए देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भी ये कर सकते हैं, हमें भी ये करना चाहिए, है ना। तो ऐसे भी कुछ कुछ पॉजिटिव सोशल चेंजेस भी हमें आते हैं। उसके बाद है एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन का कार्य करती है। तो मास मीडिया क्या है? एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए और हमारी शिक्षा के लिए भी काम करती है। हम बहुत सारी चीजें अभी मास मीडिया से पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। हम यूट्यूब से क्लासेस लेते हैं, हम फेसबुक में भी कुछ ना कुछ जो लिखे आते हैं, वीडियोस भी होती है, वो सब हम देखते हैं, है ना।
तो यहाँ से हम एजुकेशन का भी काम ये करती है। उसके बाद है दुनिया के करीब लेके जाती है ना। तो जैसे हमने कल ही पढ़ा था ग्लोबल विलेज, है ना, सोशल मीडिया को एक पूरा एक ग्लोबल विलेज है कि हमें एक क्लिक में किसी के भी पास जा सकते हैं, किसी के पास भी अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है व्यापार को बढ़ाती है, हमारे बिजनेस को बढ़ाती है। ठीक है, मास मीडिया से हमारे बिजनेस और ज्यादा बढ़ता है ना। जैसे हम किसी भी चीज का वहां पे अपना कुछ जो भी हमें मतलब हमें दिखाना है वो हम वहां पे दे सकते हैं। उसके बाद है मास मीडिया के नकारात्मक प्रभाव। तो वो क्या है, देश की पारंपरिक संस्कृति को मास मीडिया प्रभावित करती है। तो जैसे देश की पारंपरिक संस्कृति को कैसे मास मीडिया प्रभावित करती है, जैसे आज के टाइम में क्या है, हम बाहर के लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी उनके जैसा ही होना चाहिए, है ना। हम अपनी ट्रेडिशन को भूल के बाहर के ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर है वो उसको इफेक्ट कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है। उसके बाद है पहला उद्देश्य मनोरंजन हो गया है। तो मास मीडिया का पहला उद्देश्य एंटरटेनमेंट हो गया है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन हम हमारी बाद में जाती है किसी भी मास मीडिया के हेल्प से, लेकिन उससे पहले क्या होता है, एंटरटेनमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद है हिंसा में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा जैसे कि कोई भी ऐसी न्यूज आती है और कोई भी आतंकवादियों के बारे में कुछ ऐसी न्यूज आती है तो क्या होता है, उससे और ज्यादा हिंसा फैलती है। और कभी कभी तो वो वीडियोस बहुत पुरानी होती है और उनको अभी के टाइम की दिखा के हमें और ज्यादा हिंसक बनाया जाता है ना। तो इस तरीके के भी नकारात्मक प्रभाव मास मीडिया से होते हैं। उसके बाद है इसके कारण इच्छा में वृद्धि होती है, जिसके कारण व्यक्ति बिना आवश्यकता की वस्तु भी लेते हैं। तो इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बार बार हम कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना, या फिर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बीच में एड्स आते हैं तो हमें लगता है कि एक बार मैं देख लेती हूँ, ये भी हमारे काम की नहीं है वो चीज, है ना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि ये भी हम देख लेते हैं, हमें अच्छा लग गया तो हम उसको मंगा भी लेते हैं, है ना। तो ऐसा भी बहुत ज्यादा मास मीडिया की वजह से होता है। आज के टाइम में क्या है, अभी हमने अमेज़न, रील्स। हेलो, यस मैम, आज के टाइम में जैसे रील्स है। हाँ, जैसे रील्स है, रील्स के बीच बीच में जैसे अभी क्या यहाँ पे सेल चल रही है, पर्पल ऐप पे सेल चल रही है, अभी अजियो पे सेल चल रही है ना। तो हम उनको देख देख के और ज्यादा हम, यार ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है अभी ले लेते हैं, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। तो उससे क्या है, हमारी इच्छाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती है मास मीडिया की वजह से। ठीक है, उसके बाद है कोई ज्वाइन होने के लिए बोल रहा है क्या? तरीका जी बोल रही हैं। हाँ, एक सेकेंड। और कोई तो नहीं है ना अभी, अगर किसी को ज्वाइन होना है तो अभी थोड़ा सा जल्दी आया करो आप लोग, फिर मैं नहीं बार बार नहीं कर पाती हूँ। मैं ट्राई करी थी लेकिन नेटवर्क वीक था तो हो ही नहीं रहा था, लाइट जा रही थी आ रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, ठीक है बारिका जी। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हमने मास मीडिया के क्या पढ़े, पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव। ठीक है, हमने इन दोनों रोल्स को पढ़ा मास मीडिया के। अभी हम चलते हैं। अच्छा, अभी आप सब लोग आ चुके हो तो आप मुझे बताइए, आपने किसी ने ट्विटर के बारे में पढ़ा कुछ जो हम कल यस मैम, जो इसके अंदर मैम एक क्वेश्चन पूछा था कल की, इसके अंदर 280 की लिमिट आती है। तो मैम वो लिमिट किस चीज की होती है, मतलब वर्ड्स की होती है या हमारे पर्टिकुलर कैपिटल के, जो हमारे जो कैपिटल होते हैं उसकी होती है, किसकी होती है? हाँ, मैं वही आप लोगों को बोला था कि आप लोग उसको एक बार पढ़ के आना। किसी ने भी पढ़ा वो वर्ड्स है ना, ऐसा रहता है जैसे कि आप है ना ओकेजन लिख रहे हैं, एक वर्ड हो गया तो ऐसे है ना 250 वर्ड आप लिख सकते हो, इज एम आर सारी चीजों को मिलाकर, उससे ज्यादा। और जो मैसेज होते हैं ना उन्हें ट्वीट कहते हैं, ना कि मैसेज, जैसे मैसेज चैट करते हैं। तो
ये रहता मतलब एक एक शब्द का आप बोल रहे हो ऐसा कि हाँ, एक एक। है ना मैम, जैसे कि आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, सैमसंग एक वर्ड है, इसमें है ना लेटर्स हैं, इसके अंदर हमारे 7 लेटर हैं, तो ये इसे नहीं गिना जाएगा, इसे एक ही गिना जाएगा। सैमसंग है तो एक ही गिना जाएगा। हाँ। ऐसे जो वर्ड बनेंगे ना वो हाँ जी। 280 के ऊपर नहीं होने चाहिए, ऐसा कहते हैं। अच्छा, मतलब ABCD पूरा इनको गिना जाएगा एक एक लेटर को, है ना, ऐसा आप बोल रहे हो? ये नहीं कह रहा मैं, नहीं नहीं जैसे मैम, नहीं वो कहने की कोशिश कर रही हूँ जैसे कि अल्फाबेट्स 280 होनी चाहिए, अच्छा, वर्ड 60-40 समथिंग कुछ बन पाएंगे। ओके ओके। बीच में कंजक्शन भी आ जाती है, उनको भी ऐड कर दिया जाएगा ऐसा। जी क्या क्या बोल रहा हूँ पवन जी? जैसे वर्ड भी आते काउंटिंग हो जाएगा, जिसमें कंजक्शन जो सेंटेंस को ऐड करने के लिए होता है ना, जोड़ने हाँ का, वो हाँ, भी काउंटिंग हो जाती है। अच्छा ठीक है। तो आया आप लोगों को सबको समझ में? ट्विटर में ट्वीट हम उसको बोलते हैं ना, हम कोई भी मैसेज नहीं बोलते उसमें, हम बोलते हैं ट्वीट, कि हम इतने ट्वीट कर सकते हैं, ये उसकी लिमिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ मास मीडिया। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स है और कुछ मास मीडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनको हमें पढ़ना है और इनको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रसार भारती, जिसको हम BCI भी बोलते हैं। तो ये 23 नवंबर 1997 में ये आया था। इसका उद्देश्य जनता को अवेयर करना, जागरूक करना, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन प्रदान करना है। ठीक है, तो प्रसार भारती का जो उद्देश्य है वो क्या है? अवेयर करना, एंटरटेनमेंट करना और एजुकेशन देना। और इसके मुख्य 2 घटक हैं। क्या क्या है? पहला है आकाशवाणी और दूसरा है दूरदर्शन। तो इन दोनों को संतुलित बना, ये मतलब ये आकाशवाणी और दूरदर्शन इन दोनों को संतुलित करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में ये जाना जाता है। प्रसार भारती किसके रूप में जाना जाता है? ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BCI। ठीक है, और इसमें 2 घटक है, मीन्स 2 इसके पार्ट्स है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। ठीक है, अब आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी 1920 में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। कब हुआ था आकाशवाणी में रेडियो प्रसारण शुरू? 1920 में। ठीक है, पहला कार्यक्रम 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रसारित किया गया था। और 1927 में बॉम्बे और कोलकाता में प्रसारण सेवाएं स्थापित हुई। ठीक है, सबसे पहला जो कार्यक्रम आया था, आकाशवाणी क्या है? मतलब जो रेडियो में जो हम सुनते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो उसमें 1923 में पहले तो बात हुई क्या, 1920 में ही शुरुआत हुई इसकी, मतलब ये एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1923 में इसका पहला कार्यक्रम आया, और वो कहाँ पे आया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा ये आया। उसके बाद 1927 में बॉम्बे और कोलकाता, यहाँ पे प्रसारण सेवाएं शुरू हुई, यहाँ पे स्थापित हुई। ठीक है, उसके बाद है 1936 में इसको एयर ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1957 में इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। तो अभी उसका नाम क्या है? आकाशवाणी। पहले उसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो इसका पहला नाम था, जो 1936 में दिया गया था। और 1957 में उसका दूसरा नाम दिया गया, जिसको हम आकाशवाणी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूरदर्शन के बारे में। तो दूरदर्शन क्या है? यह 15 दिसंबर 1959 में न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में ये शुरू हुआ दूरदर्शन 1959 में, ये ध्यान रखना है आपको, 1959 में ये शुरू हुआ। और 1965 में दिल्ली, 1972 मुंबई, 1975 कोलकाता और चेन्नई में नियमित सेवा। ठीक है, नियमित सेवा कब शुरू हुई?
ये अलग अलग डेट्स हैं। 1965 में दिल्ली में, 1972 में मुंबई, 1975 कोलकाता और चेन्नई में नियमित सेवा टेलीविजन शुरू हुई। उसके बाद है दूरदर्शन का वर्तमान स्वरूप। जो अभी के टाइम में जो दूरदर्शन है वो 15 सितंबर 1976 को स्थापित किया गया है। और दूरदर्शन का फिर एक और नया जो आया था वो कब आया था, 26 मई 2015 को डीडी किसान, दूरदर्शन किसान ये लॉन्च किया, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी न्यूज या उसके बारे में सब कुछ बताया जाता था। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा प्रसार भारती इसको बोलते हैं, और उसको बीसीआई, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर दो है, क्या क्या, आकाशवाणी और दूरदर्शन। आकाशवाणी को ही पहले एयर बोलते थे, ऑल इंडिया रेडियो, और अभी इसको आकाशवाणी बोलते हैं। दूसरा उसके बाद है दूरदर्शन, जो हम देखते हैं डीडी नेशनल देखते थे। और उसके बाद दूसरा एक और आया उसका ही वर्जन, डीडी किसान। ठीक है, डीडी किसान आया, ये 2015 में आया था, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी न्यूज या कुछ भी बताया जाता था। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आता है हमारा पीआईबी। पीआईबी क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है, भारत सरकार की प्रधान संस्था है, जो संस्कार की नीतियों, उपलब्धियों और कार्यक्रम आदि की सूचना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रसारित करती है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है, जो भारत सरकार से रिलेटेड ये संस्था है। ठीक है, भारत सरकार से रिलेटेड ये संस्था है, जो सरकार की सारी जो नीतियां है, जो भी वो अलग अलग नए कुछ रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनाती है, वो हमें देता है। उसकी जो उपलब्धियां है, जो जो हमने कुछ चेंज करके हमने कुछ उपलब्धियां बनाई हैं वो, और कुछ कार्यक्रम, जो भी ये सारी चीजें हमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कौन प्रसारित करता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक अलग से संस्था है, जो हमें सरकार की सारी सूचनाओं को उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद है हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार क्या है, यह भारत की सबसे पहली बहुभाषीय समाचार संस्थान है। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं में जो था, तो जिसकी सदस्यता 200 समाचार पत्र और चैनलों ने ले रखी है। तो जो हिंदुस्तान समाचार है, इसकी सदस्यता 200 समाचार पत्रों और चैनलों ने ले रखी है, और इसकी स्थापना 1948 में एस आप्टे द्वारा की गई। इनके द्वारा की गई, एस आप्टे के द्वारा। और यह 10 भाषाओं में सूचना देता है, 10 भाषाओं में ये सूचना देता है। 1975 में इसका विलय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, समाचार भारती के साथ हुआ। तो जो हिंदुस्तान समाचार है 1975 में इसका विलय हम उसको बोलते हैं, जब वो उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, तो वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और समाचार भारती के साथ ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, हिंदुस्तान। उसके बाद है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये? हेलो मैम, ये प्रसार भारती कब कब अस्तित्व में आया, उसकी डेट क्या बताए थे? एक सेकेंड, 19 एक मिनट, 1920 हाँ जी 97 में। तो मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, जैसे ये प्रसार भारती के अंदर फिर ये आकाशवाणी और दूरदर्शन है, अच्छा, और ये पहले आ गए, और प्रसार भारती का डेट 1997 है। हाँ, तो थोड़ा देखिए सा बता दीजिए। इसका ये मतलब है कि आकाशवाणी और जो ये है आपका दूरदर्शन, ये शुरू तो हो गए थे, बट इनको संभालने वाला जो एक कॉरपोरेशन बना, ये 1997 में बना, जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब जैसे पहले से हमारी जो क्लास ये जो हमारे एग्जाम्स होते थे, ये पहले कोई और संस्था कराती थी, लेकिन अभी यूजीसी कराती है ना, वैसे ही ये जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है, ये पहले से शुरू हो गए थे, बट प्रसार भारती या बीसीआई ये इनको अब कंट्रोल करती है। मतलब ये एक ऐसी संस्था बनाई इन्होंने जो इन दोनों को कंट्रोल करती है, जो इन दोनों को संतुलित करती है।
ठीक है। जी जी मैम अब हाँ जी। उसके बाद है, हमने हिंदुस्तान समाचार पढ़ा और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पढ़ा। नेक्स्ट है अपना प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? भारत की सबसे बड़ी समाचार संस्थान है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 में हुई, और इसने 1 फरवरी 1949 में सम करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ हिंदी भाषा में समाचार देता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में इसकी स्थापना हुई, और ये जब मतलब इसने शुरू की अपनी सेवा, वो 1949 में इसने अपनी सेवाएं शुरू की, और ये सिर्फ हिंदी भाषा में अपने समाचार देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जो हमने अभी पढ़ा था हिंदुस्तान समाचार, वो 10 लैंग्वेजेस में बहुभाषी हमने उसको बोला था, और ये 10 लैंग्वेज में अपनी न्यूज को देता है। बट जो दूसरा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सिर्फ हिंदी में अपने समाचारों को देता है, और ये 1947 में शुरू हुआ। ठीक है, और यह सभी ग्राहकों को निष्पक्ष की सेवा देता है। पीटीआई की सेवा बीबीसी आदि टीवी और रेडियो चैनल लेते हैं। तो जो ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, इसकी सेवा कौन? बीबीसी, हमने सुना है ना, बीबीसी न्यूज हम सुनते हैं, तो ये निष्पक्ष सेवा देता है। बीबीसी एक काफी बड़ा चैनल है जिससे बिजनेस से ब्रॉडकास्ट, रिलेटेड होता है ना मैम वो? हाँ बीबीसी में हमें बाहर के भी सारे, वो मतलब इतना ज्यादा फैला हुआ है, और वो हमें एक निष्पक्ष सेवा देता है। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा अपनी तरफ से वो सब्जेक्टिव अपनी नहीं डालते वो लोग, जितना मुझे उसके बारे में पता है बीबीसी के बारे में। तो बीबीसी न्यूज काफी अच्छी न्यूज होती है। तो इन्होंने इसमें यही बताया है कि पीटीआई की सेवा बीबीसी आदि टीवी और रेडियो चैनल भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब ये लोग अपनी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर ये बीबीसी में देते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूआईएनडी। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। इसके संवाददाता कई देशों में है, मतलब इसके जो रिपोर्टर्स है वो कई सारे देशों में है। इसका कार्य अन्य देशों की स्टोरी भारतीय पाठकों तक लाना है, क्योंकि ये क्या है? यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, और ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। और इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे पास दूसरे देशों की भी खबरों को लेके आते हैं। इसके समझौते अन्य विदेशी समाचार एजेंसियों से भी है, जिसमें राइटर्स और डीपीए शामिल है। कोई एक बार मुझे डीपीए की फुल फॉर्म बताओ सर्च करके। तो इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं कि इनका जो इसके समझौते अन्य विदेशी समाचार एजेंसियों से भी होते हैं, जिसमें राइटर्स, मतलब जो राइटर्स है, जो लिखने वाले काम करते हैं, उनके साथ भी इनके कुछ समझौते हुए रहते हैं। और डीपीए भी इनका ही कुछ होते होंगे। कुछ किसी ने देखा? मुझे बताओ आप लोग एक बार। मैम बीबीसी, हाँ जी, डीपीए, डीपीए, डीपीए डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ओके, तो मतलब जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी मतलब जो डाटा की प्रोटेक्शन करते हैं, उन लोगों के साथ भी इनके कुछ समझौते होते हैं। ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में आपको ध्यान रखना है कि बाहर की जो खबर है, न्यूज है, वो हमें देते हैं, और इनके समझौते दूसरी एजेंसियों से भी होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमें कुछ जैसे कभी कभी क्या कंट्रोवर्सीज होती रहती है, और हम उसमें क्या देखते हैं कि कुछ पाकिस्तान के भी लोग वहां पे वो क्या बोल रहे हैं, उनके वहां पे भी कुछ न्यूज चलती रहेगी, और हमारे यहाँ पे भी कुछ न्यूज चलती रहेगी, और उनका जो डिबेट है, डिबेट होता रहेगा। तो वो वहां से पूरा हमें ब्रॉडकास्ट करते हैं यहाँ पे, कि हमें भी पता चले कि उनकी क्या सोच है, वो लोग किस बारे में सोच रहे हैं, या उनकी इस एक चीज पे उनके क्या थॉट्स है ना। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ऐसी कुछ जो
न्यूज एजेंसीज होती हैं, उनकी वजह से हमें पता चलता है। वो यहाँ की खबर वहां पे भी भेजते हैं और वो वहां के लोग यहाँ पे भी भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। तो ये क्या है? यह 1966 में प्रेस आयोग की यह है प्रेस आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया। यह मीडिया हाउस प्रेस को स्वतंत्रता एवं संरक्षण प्रदान करता है। यह प्रेस का वॉचडॉग भी कहा जाता है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ध्यान रखना है कि ये प्रेस आयोग की सिफारिश से ये शुरू हुआ, गठित हुआ, और यह मीडिया हाउस प्रेस को स्वतंत्रता, मतलब जो भी चीजें लिखी जाती है उसको स्वतंत्रता और संरक्षण देता है ना, हमारे डेटा जो है वो इधर से उधर ना हो, वो ऐसा ये काम करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसको वॉचडॉग भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वॉचडॉग, क्योंकि ये ध्यान रखता है कि हमारे जो डेटा है वो एकदम ठीक ठीक आए हमारे सामने, लोगों के सामने वो ठीक ठीक आए, जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो भी डेटा है उसको बिल्कुल सही हम तक पहुंचाता है। ठीक है, ये है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेस और प्रिंट मीडिया। इसमें आता है RNI। RNI क्या है? यह भारत के समाचार पत्रों का पंजीयक कार्यालय है। मतलब जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, उनका पंजीय, मतलब उनका एक कुछ नंबर्स होते हैं ना कि इतने नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हमारे इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये कौन है? रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, कि इसमें RNI में इतने न्यूज़पेपर्स, ऐसे तो बहुत सारे लोग अपने अपने नए नए न्यूज़पेपर्स निकाल देंगे, है ना, लेकिन इसमें RNI में ये रजिस्टर होते हैं पूरे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वो RNI में रजिस्टर्ड होते हैं। तो RNI रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर और प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में संशोधन करके 1 जुलाई 1956 में लाया गया था। ठीक है, ये कब लाया गया था? 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर, और ये जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में संशोधन करके इसका कुछ चेंजेस होके फिर ये लाया गया था 1 जुलाई 1956 में। और इसको हर साल 31 दिसंबर से पहले सभी अखबारों की स्थिति भारत सरकार को देनी पड़ती है। तो ये क्या काम करता है? देखिए, पहले तो इसके बारे में समझो कि ये जो है ये प्रथम, सबसे पहले ये कब लाया गया? ये 1953 में कुछ सिफारिश लगी कि इस तरह का कुछ आना चाहिए, है ना, जिसमें कुछ रजिस्टर्ड हो हमारे न्यूज़पेपर्स। ठीक है, ये 1953 में। उसके बाद प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, ये जो है ये पहले कुछ था। ठीक है, ये पहले था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी कुछ रजिस्टर्ड होता था, तो ये 1867 से था। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए, तब ये 1 जुलाई 1956 में लाया गया। क्या लाया गया? RNI। और इसको हर साल ये 31 दिसंबर से पहले हमारे सारे न्यूज़पेपर की उनकी क्या रिपोर्ट है, वो कैसे चल रहा है, वो कौन सा जब सबसे ज्यादा अच्छी न्यूज दे रहा है, किसमें बहुत ज्यादा मतलब उल्टी पुल्टी खबरें आ रही है ना, किसमें फेक न्यूज आ रही है, किसमें किस तरीके का कौन क्या काम कर रहा है, तो ये पूरी रिपोर्ट इसको बना के देनी होती है RNI को। ठीक है, इसको सरकार को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 31 दिसंबर से पहले हर साल इनको पूरी रिपोर्ट बना के देनी होती है। उसके बाद आता है NNN, नैम न्यूज नेटवर्क। तो नैम न्यूज नेटवर्क, नैम का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका कब हुआ? ये 5 सितंबर का, मैं आपको ऐड करके दे दूंगी। 5 सितंबर में 1976 में इसकी स्थापना हुई और उसके उद्देश्य कैसे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इस
काम क्या था, बिजनेस से जुड़ी हुई न्यूज देने का इसका काम था, NNN का, नैम न्यूज नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1976 को, और इसका उद्देश्य क्या था, बिजनेस से रिलेटेड हमें कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन देने का। ओके, उसके बाद आता है आपका येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म क्या होता है, यह फेक न्यूज फैलाता है ताकि बिक्री बढ़े, है ना। हम क्या देखते हैं, अभी भी हम यही देखते हैं, जैसे हम कोई जैसे कि हम यूट्यूब की कोई वीडियोस देखते हैं या फिर कुछ, तो उस समय पहले इस तरीके का थंबनेल देखते हैं जिससे हमें लगता है कि मतलब फेक न्यूज अगर हम देखते हैं तो उसमें लगता है कि हमें देखना चाहिए ये खोल के, लेकिन वैसा नहीं होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं येलो जर्नलिज्म, इसका ध्यान रखना है। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी कि येलो जर्नलिज्म क्या है, जो फेक न्यूज फैलाते हैं ताकि हमारी जो बिक्री है वो बढ़े, हमारा जो ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए वहां पे। तो यूके में इसको टैब्लॉइड जर्नलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि यूके में इसको क्या बोलते हैं, टैब्लॉइड जर्नलिज्म। ठीक है, येलो जर्नलिज्म को ही बोलते हैं टैब्लॉइड जर्नलिज्म, जो फेक न्यूज देता है। उसके बाद आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म। ये क्या है, CBF। 1952 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह फिल्मों को सर्टिफिकेट प्रदान करता है। ठीक है, जो हम देखते हैं ना कि आज किसी मतलब कोर्ट में जो पता चलता है कि ये इस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया, इसको एडल्ट मतलब किसी किसी में अनरिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो। ठीक है, तो जिसको यू को हम देखते हैं UA लिखा हुआ है ना। हम जब किसी कोई भी मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं U/A, है ना, मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी। उसका मतलब क्या होता है, ये मूवी अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसको कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यू का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी, कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो व्यक्तिगत या हमारे सोसाइटी में कुछ इसका बहुत ज्यादा बुरा कुछ फर्क पड़े, इफेक्ट पड़े, तो ये इसको बोलते हैं हम अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी। अब ए का मतलब होता है एडल्ट मूवी, जिसको सिर्फ 18+ लोग देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एडल्ट मूवी। फिर जिसको यूए सर्टिफिकेट जिसको मिलता है उसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एडल्ट। ठीक है, जिसको सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं। और उसके बाद आता है एस, मतलब स्पेशल ऑडियंस। स्पेशल ऑडियंस के लिए जो मूवी होती है उसको हम बोलते हैं एस, वो जो किसी एक अलग अच्छा, स्पेशल ऑडियंस में शायद आप लोग कोई किसी को पता है क्या इसके बारे में, एस जिनको मिलता है इस तरह की कोई मूवी। स्पेशल ऑडियंस वैसे तो उनको कहते हैं जो स्पेशल नीडेड पीपल होते हैं, लाइक दोस हु कैन नॉट लाइक स्पीक, उनके लिए एक्शन मूवीज होती है, एक्शंस करके दिखाते हैं। बाकी न्यूज में तो होता है अवेलेबल कि न्यूज अगर जो हो रही होती है उसके अंदर नीचे से कॉलम आप कभी नोटिस करेंगे, जनरली नेशनल न्यूज जो होती हैं तो नीचे छोटे से कॉलम में नीचे शो करते हैं कि कोई भी एक्ट करके दिखा रहे हैं विद एक्शंस, साइन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो साइन लैंग्वेज करके दिखा रहे होते हैं। तो मे भी इससे रिलेट करता हूँ, बट आई डोंट नो। हाँ हाँ, ये रिलेट तो ऐसे ही होगा। मतलब मैं बोल रही हूँ कि कोई एग्जाम्पल आप लोगों को इस ऐसी कोई मूवी का पता हो तो। ठीक है, तो स्पेशल ऑडियंस से रिलेटेड ये यही है कि जो कोई डीफ डम्ब है उनके लिए जो अलग से कोई मूवीज साइन लैंग्वेज से उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की जो मूवीज होती है उनको ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें एस जिसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये होती है स्पेशल ऑडियंस मूवी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो हेलो, आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? बस इनमें सन बहुत सारे मैम, सब हौच पौच हो जा रहा है। वो तो होगा, आप लोगों को वो एक बार देखना पड़ेगा, है ना। आप लोग उसको लिख लेना, लिखना इसको ध्यान से,
और उसको पढ़ना भी साथ साथ, तो वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताओ, कल की क्लास आपको करनी है कि आज ही पूरा खत्म करना है? ये 3-4 स्लाइड्स रहती है हमारी। अगर आप लोगों को आज ही कंप्लीट करना है तो फिर हम आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे, नहीं तो फिर हम कल एक और क्लास रख लेंगे। क्या बोल रहे हो संतोषी जी? जो 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म का देश है। हम कल ही कर लेते हैं, एक्चुअली में ज्यादा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, तारे जमीन पर एक उदाहरण हो सकती है एक स्पेशल ऑडियंस मूवी की, जो एक विशिष्ट सामाजिक संदेश या समूह को ध्यान में रखकर बना। अच्छा, सही कह रहे हो गौरव जी। लेकिन अच्छा, इसमें हम मीन्स हाँ जैसे मैं इसमें ये कहना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक जो ऑडियंस के ऊपर कोई टॉपिक ऐसा लेके जिसके जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं कल रख लूंगी एक और क्लास, कल को हम ये खत्म कर देंगे। ठीक है। इसमें से आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप लोग मेरे से पूछ लो। और आप लोगों ने बनाए, क्वेश्चंस बनाए किसी ने कुछ? हेलो। हाँ जी, अब बताओ, आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस वगैरह बनाए या फिर देखे होंगे?